हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन, जो दो तरीके से मैं आपको दे रहा हूं। एक तो जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम थर्ड ईयर में सिलेबस है ना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, तो उसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और दूसरा ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बीएड एंट्रेंस में भी है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दो पर्पस से अपलोड करूंगा। एक तो मैं प्लेलिस्ट जो मैंने तैयार करी है कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर बीएड एंट्रेंस, टीजीटी एंड पीजीटी, और दूसरा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज मेरी प्लेलिस्ट है, तो उसमें भी मैं ये क्वेश्चन जो है अपलोड करूंगा। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा बीकॉम और एमकॉम के, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी वही सिलेबस है, बस अंतर ये है कि टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और खाली बीकॉम थर्ड ईयर में और एमकॉम में बस अपना अपना पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है तो वो ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो मैं टीजीटी पीजीटी के और बीएड एंट्रेंस के हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहा हूं, और आपका जो सिलेबस है बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर का प्राइवेट में जो एमसीक्यू सीरीज में होना है, तो वो भी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बिल्कुल आपको सॉल्व मिलेंगे, जहां चैप्टर वाइज भी मिलेंगे और यूनिट वाइज भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है व्यूवर्स, 62,000 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं। आप अपने अपने मतलब की प्लेलिस्ट देख सकते हैं उसमें, और बीए के अगर आप पे कोई रिलेटिव हो आर्ट साइड के स्टूडेंट थर्ड ईयर में, तो वो भी देख सकते हैं। इतिहास का पेपर, हिंदी का पेपर, एजुकेशन का पेपर, समाजशास्त्र का पेपर, पॉलिटिकल साइंस का पेपर और इकोनॉमिक्स का पेपर, तो ये 6-7 क्वेश्चन पेपर मैं आर्ट साइड के भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में हाई रखूँगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं कई बार करा चुका हूँ, तो एक बार फिर से कुछ बच्चों का कहना है कि सर कुछ नए क्वेश्चंस और दे दीजिए, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से व्यक्ति जो कंपनी आरंभ करते हैं तो वो कहलाते हैं प्रवर्तक, प्रमोटर्स कहते हैं इंग्लिश में। समता अंशधारक कंपनी के होते हैं तो स्वामी होते हैं। एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 200। समता अंशधारियों को अधिकार है मत का, वोट देने का। ठीक है, कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है संचय एवं आधिक्य में। नाममात्र पूंजी निम्न का भाग होती है। देखिए, ना तो वो संचित पूंजी का भाग होती है, ना निर्गमित पूंजी का भाग होती है, और ना हे प्रार्थित पूंजी का भाग होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है? प्रविवरण का, प्रोस्पेक्टस। पूंजी की राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लेखित होती है जानी जाती है, तो अधिकृत पूंजी, पंजीकृत पूंजी और नाम मात्र की पूंजी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंश प्रीमियम निर्धारित किया जाता है स्वयं कंपनी द्वारा, ध्यान रखेंगे। प्रतिभूति प्रीमियम खाता है ना, जिसे हम इंग्लिश में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहते हैं, तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक में दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है आपका संचय एवं आधिक्य में, रिजर्व एंड सरप्लस। अंशों पर प्रीमियम की अधिकतम सीमा होती है। देखिए, कोई सीमा नहीं होती अंशों पर प्रीमियम की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंशों के अंकित मूल्य का क्या आशय है? पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से। वह राशि वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा
नहीं है तो कहलाती है अधिकृत पूंजी। ठीक है, अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी के बीच क्या अंतर होता है? तो वो होती है अयाचित पूंजी। प्रदत्त अंश पूंजी खोजने के लिए अंश पूंजी में से घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा? बकाया याचनाएं। अग्रिम याचनाओं को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? देखिए, जो अग्रिम याचनाएं होती हैं वो चालू दायित्व होती हैं। ठीक है, शोधनीय अधिमान अंश है। देखिए, शोधनीय अधिमान अंश जो होता है वो कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य होता है। ठीक, अदत्त याचनाएं, जो अदत्त याचनाएं होती हैं वो पूंजी में से घटाई जाती हैं। ऑप्शन बी। तालिका एफ के अनुसार अग्रिम याचना का भुगतान पर अधिकतम ब्याज है, तो वो है 12% पर एनम। ठीक है, तालिका एफ के अनुसार अंशों के अंकित मूल्य की डैश से अधिक याचना की राशि नहीं हो सकती, 25%। ठीक है, आवेदन राशि के अंश के निर्गमन मूल्य से 25% कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि तालिका एफ के अनुसार जो है अग्रिम याचना पर जो भुगतान होता है अधिकतम ब्याज का वो होता है 12%। 20वां क्वेश्चन है कि तालिका एफ के अनुसार अंशों के अंकित मूल्य की 25% से अधिक याचना की राशि नहीं हो सकती। और 21 है कि तालिका एफ के अनुसार आवेदन राशि अंश के निर्गमन मूल्य से 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम अभिदान राशि किस अंश पूंजी से संबंध रखती है? निर्गमित पूंजी से। अंशों के अपहरण के कारण कम हो जाती है, प्रार्थित पूंजी। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निर्गमन राशि का डैश निर्धारित कर दी गई है, 90%। प्रतिभूति प्रब्याजी, देखिए प्रब्याजी को एक्चुअल में हम प्रीमियम भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रतिभूति प्रब्याजी या प्रीमियम की राशि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पूर्ण प्रदत्त बोनस के लिए भी, अपने ही अंशों को खरीदने के लिए भी और प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। स्वैट अंशों का निर्गमन किया जा सकता है कंपनी के कर्मचारियों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंश आवेदन खाता है, तो देखिए व्यक्तिगत खाता होता है ना, पर्सनल अकाउंट। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है, तो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष पर। जब कोई अंशधारी अपनी इच्छानुसार अंशों को कंपनी को वापस कर देता है ताकि वे निरस्त हो जाएं, तो इसे कहते हैं अंशों का समर्पण, सरेंडर ऑफ शेयर्स। एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती, तो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ठीक, एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, ध्यान रखिएगा, एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, कटौती पर, डिस्काउंट पर। अधिमान अंशों का निर्गमन अधिकतम अवधि के लिए कर सकते हैं। अधिमान अंश मतलब प्रेफरेंस शेयर, तो उसका अधिकतम कर सकते हैं निर्गमन 20 वर्ष के लिए। प्रतिभूति प्रीमियम खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है, तो दायित्व पक्ष के संचय एवं आधिक्य शीर्षक में। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है। देखिए, आवंटन के साथ भी, आवेदन के साथ भी और मांग राशियों के साथ भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कंपनी में किसको लाभांश निश्चित दर पर दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। 100 रुपये वाले 200 समता अंश 30 रुपये की अंतिम याचना का भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिए गए। इन्हें 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पुनर्निर्गमित कर दिया गया। पूंजी संचय में आंतरिक राशि है, तो वो होगी 14,000।
पूर्वाधिकार अंश केवल तभी शोधन हो सकते हैं, ऑप्शन ए तब जब वे पूर्णदत्त हो। अविशिष्ट भागी अधिमान अंश हैं, तो वो है शेष लाभों में हिस्सा बटाने का, हिस्सा बांटने का अधिकार है ना। यदि 100 रुपये वाला क्षमता अंश 120 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, अधिमूल्य पर निर्गमन, यानी इशू ऑन प्रीमियम। अंश हरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, पूंजीगत संचय। बकाया मांग खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है, अंश पूंजी में से घटाकर। वाई लिमिटेड ने रवि के 10 रुपये वाले 200 अंशों का हरण किया जिन पर 8 रुपये मांगा गया था, तो इन पर रवि ने प्रार्थना पत्र एवं आवंटन का 3 रुपये प्रति अंश दे दिया था। ठीक है, इनमें से 120 अंशों को 8 रुपये प्रति अंश पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनः निर्गमित कर दिया गया, तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित होने वाली राशि होगी, तो वो होगी 120 रुपये। ठीक है, चलिए अब ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे मैचिंग वाले क्वेश्चन भी। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो समता अंश होते हैं, है ना, तो पहले का यानी कि ए का 4 तो वो कंपनी में स्थायी हैं। उसके बाद बी है ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर्स, तो वो लाभों में हिस्सा नहीं बांटते। ठीक है, अस्थगित अंश सी, तो वो प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो बोनस अंश हैं वो है लाभों का पूंजीकरण। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते का प्रयोग कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार करना चाहिए, और दूसरा कथन है कि यह पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है, तो निम्न में से क्या उचित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, और जो सेकंड है वो उचित तर्क है उसका। ठीक, जब बोनस अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता किससे डेबिट किया जाता है, अंशों की याचित राशि से। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किसमें से किया जाता है, देखिए वितरण योग्य लाभ में से भी और नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों से। यदि 10 रुपये प्रति अंश वाले 10 ऐसे अंशों का हरण किया गया है जिन पर कुल याचित राशि 8 रुपये और अदत्त राशि प्रथम याचना 2 रुपये हो, तो ऐसे अंशों का पूर्णदत्त अंश की तरह पुनः निर्गमन करने हेतु न्यूनतम मूल्य होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 4 रुपये प्रति अंश। ठीक है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी कि शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था या तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते से या आगम खाते से की जा सकती है, ये गलत है। विशेष अधिकार युक्त प्रार्थित पूंजी, ठीक है, से क्या आशय है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन डी है कि विद्यमान अंशधारियों द्वारा अधिकार अंशों के लिए आवेदन। अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है, तो वो दर्शाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अधिलाभांश अंश बाजार में कंपनी की ख्याति बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को किसमें डेबिट किया जाता है, अंश हरण खाता शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अंशों को जब्त किया जा सकता है कब, जब याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर। 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपये के जनता को 2 रुपये प्रीमियम पर जारी किए गए, तो 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो प्रतिभूति प्रीमियम की राशि होगी, तो वो होगी 20,000 रुपये। ठीक है,
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 के अनुसार प्रीमियम खाते को किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? कंपनी की हानियों का अपलेखन के लिए। जब बोनस अंशों का हरण किया जाता है उन पर प्राप्त राशि को, ऑप्शन सी, कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, अवशिष्ट याचना को दिखाया जाता है तो वो याचित पूंजी की राशि में से घटा कर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए, ब्लू चिप्स अंशों से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी कि वे अंश जिन पर ऊंची दर पर लाभ चुकाया जाता हो। कौन से लाभों का अंश शोधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? अंश प्रीमियम खाता। एक कंपनी अपने ऋण पत्र को, ऑप्शन ए, पुनः क्रय कर सकती है। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जा सकता है तो वो ऑप्शन बी, पूंजी संचय खाते में। संचित अंश पूंजी का अर्थ, ऑप्शन बी, कि अयाचित पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। ठीक है, स्कंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी कि स्कंद हमेशा पंजीकृत होता है। कंपनी की अंश पूंजी दर्शाती है, देखिए, समता अंशों को भी दर्शाती है और पूर्वाधिकारी अंशों को भी दर्शाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों को। यदि 10 रुपये की दर के अंशों का हरण कर लिया गया हो जिनमें 8 रुपये प्रदत्त हो तो ऐसे अंशों का पुनः निर्गमन न्यूनतम कितने मूल्य पर होना चाहिए? 2 रुपये प्रति अंश पर। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं तो वो विद्यमान अंशधारक को। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि कम नहीं होगी, किससे? 25% से। 10 रुपये वाले 6000 ऋण पत्रों के को प्रत्येक 10 रुपये के समता अंशों द्वारा 20% के प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा भुगतान किया गया था, तो निर्गमित किए गए अंशों की संख्या होगी 5000। यदि 20 रुपये के अंश में 16 याचित हैं एवं 12 प्रदत्त हैं, उनका हरण किया जाता है तो किस राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा? 16 रुपये से। एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न धारा के अंतर्गत जारी करती है। 52। यदि 10 रुपये वाला एक अंश 2 रुपये प्रीमियम पर अंश निर्गमित किया जाता है जिस पर पूर्ण राशि याचित की गई एवं 8 रुपये प्रीमियम सहित प्राप्त किए गए, इस अंश के हरण करने पर किस राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट होना चाहिए? 10 रुपये से। यदि 100 रुपये की दर से अंशों का हरण कर लिया गया हो जिनमें 70 रुपये प्रदत्त हों, वो ऐसे अंशों का पुनः निर्गमन न्यूनतम किस मूल्य पर होना चाहिए? ठीक है, 30 रुपये प्रति अंश पर। एक कंपनी 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 1000 अंश जिन पर 6000 का भुगतान किया गया, अपहृत किए गए, यानी कि हरण किए गए, फॉरफिटेड किए गए, इनमें से 800 अंश 6600 रुपये के भुगतान पर पुनः निर्गमित कर दिए गए। पूंजीगत याचना में कितनी राशि अंतरित की जाएगी, यानी ट्रांसफर की जाएगी? 3400 रुपये। 10 रुपये वाले अंश पर कंपनी ने 8 रुपये मांगे हैं परंतु कंपनी द्वारा 6 रुपये प्राप्त किए गए। ठीक है, उनका अपहरण किया जाता है। अंश पूंजी खाता डेबिट होना चाहिए, किससे? 8 रुपये से। अंश हरण खाते का शेष आर्थिक चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है? अंश पूंजी खाता में। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन अब जर्नल एंट्री का है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 1 लाख रुपए के इक्विटी स्टॉक को 100 रुपये वाले अंशों में बदला, तो जर्नल एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20 रुपये वाले प्रति अंश की दर के 500 अंश जो कि 500 रुपये बट्टे यानी कि डिस्काउंट पर निर्गमित किए गए थे, ठीक है, उनको आवंटन राशि 9 रुपये और अंतिम याचना 5 रुपये का भुगतान ना करने पर जब्त कर लिया गया। तो अंश हरण खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? ठीक है, 5 × 5 यानी कि 2500। अधिकार सहित मूल्य उद्धरण का आशय है, तो वो है क्रेता को नए अंश क्रय करने के लिए अधिकार मिलना। ठीक है, यदि अधिकार सहित मूल्य 20 रुपये, निर्गमन मूल्य 18 रुपये तथा नए प्रस्तावित अंश 3 हों तो पुराने अंशों की संख्या ज्ञात करो। यदि अधिकार का मूल्य 1 रुपया हो तो वो होगा 3 अंश। अंशों का अधिमूल्यन पर निर्गमन है तो वो है पूंजीगत प्राप्ति। यदि अधिकार का मूल्य 15 रुपये हो, कंपनी के पुराने 3 अंशों में बदले नए अंश दिए जा रहे हों तो कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 300 रुपये एवं निर्गमन मूल्य 240 रुपये हो तो नए अंशों की संख्या होगी 1 अंश। अधिकार अंश निम्नलिखित में होंगे तो वो होंगे विद्यमान अंशधारियों का क्रय अधिकार। ठीक है, अधिकार अंश हैं, देखिए अधिकार अंश जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। संपत्ति क्रय के बदले अंशों का निर्गमन, अंश हरण के बाद पुनः निर्गमन और कंपनी द्वारा प्रथम बार निर्गमित अंश, है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है अधिकार अंश। अंश प्रीमियम उपयोग किया जाता है तो अंश प्रीमियम जो है वो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु। ठीक है, कंपनी द्वारा 10 रुपये वाले 200 अंशों का जिन पर 6 रुपये मांगे गए थे 10 रुपये बट्टे पर डिस्काउंट पर निर्गमित किए हुए थे, हरण किया गया। अंशधारी ने केवल 2 रुपये प्रति अंश चुकाए थे। इनमें से 160 अंश 6 रुपये प्रति अंश की दर से 8 रुपये प्रदत्त मानते हुए पुनः निर्गमित किए गए तो पुनः निर्गमन की प्रविष्टि होगी, तो वो होगी ऑप्शन सी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपके सामने है। 100 रुपये का एक अंश जिस पर 80 रुपये मांगे गए लेकिन 50 रुपये चुकाए गए तो हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। किससे होगा? 80 रुपये से। संचालकों द्वारा वास्तविक याचना से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि, ऑप्शन बी, अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट की जाती है। सॉरी, ये पेज थोड़ा सा गलत PDF फाइल बन गई है, चलिए यहाँ से सही है। अंशों का हरण करने का अधिकार किसका होता है? तो कंपनी के अंतर नियम के अनुसार संचालकों का। स्टॉक में बदला जा सकता है पूर्ण प्रदत्त अंशों को। यदि कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिन के भीतर अंशों का आवंटन नहीं करती है तो आवेदन राशि लौटानी होगी 15% ब्याज सहित। तो यहाँ पे एक अपने आप में क्वेश्चन हो जाता है कि यदि कंपनी निर्गमन बंद हो जाता है तो कितने दिन के भीतर अंशों का आवंटन करना पड़ता है? तो वहाँ आपको याद रखना है 30 दिन। ठीक है, यहाँ 30 दिन और आंसर हो गया 15% ब्याज सहित। तो 5 लाख रुपए के अधिमान अंशों का शोधन हुआ जिसके बदले में 100 रुपये की दर के 2000 समता अंश 125 रुपये पर निर्गमित किए गए। ऐसे में पूंजी शोधन संचय खाता कितने से बनाया जाएगा? 3 लाख रुपये से। नग्न ऋण पत्र के संबंध में अधिक सही है तो ऑप्शन बी कि कंपनी की कोई संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनी की कोई भी संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती। निर्गमित पूंजी के अंशों की संख्या और प्रार्थित पूंजी के अंशों की संख्या के बीच अंतर का कारण हो सकता है अंशों का अपहरण।
अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया जाता है, देखिए विद्यमान अंशों के चुकता मूल्य के अनुपात में, ठीक है। यदि 500 करोड़ के अंशों का निर्गमन होना है तो ऐसे अंशों को आवंटन की तिथि से कितने माह के अंतर्गत पूर्णतः हो जाना चाहिए? 12 माह। मिस्टर रमेश जो कि 100 रुपये प्रति अंश की दर के 5000 अंश धारण किए हैं, उसने आवेदन के 30 रुपये और अलॉटमेंट के 40 रुपये का भुगतान कर दिया है। उसने 20 रुपये की प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया है, तो प्रथम याचना के पश्चात अंश हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा 4,50,000 रुपये से। प्रथम आवंटन के बाद कितनी अवधि में अंश निर्गमित करने पर अधिकार अंश निर्गमन आवश्यक है? 1 वर्ष में। यदि किसी याचना पर संपूर्ण राशि देय है पर कुछ भी राशि वसूल नहीं हुई है तो यह कमी डैश में डेबिट की जाती है, बकाया याचना में। कंपनी के शोधन पर प्रीमियम खाता है, नाम मात्र का खाता। पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है अधिमान अंशों के शोधन की वैधानिक आवश्यकता हेतु, ठीक है। कंपनी को प्राप्त 1000 रुपये का अग्रिम एडवांस का समायोजन प्रथम मांग में प्रविष्ट करने की प्रविष्टि यानी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि एडवांस से मिल रहे हैं 1000 रुपये, तो एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इससे आए के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर अंशों को स्टॉक में बदलने का प्रभाव होता है, तो वो होता है स्टॉक पूंजी के किसी भी मूल्य या भाग का हस्तांतरण, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपके बीकॉम थर्ड ईयर के हिसाब से भी है, यानी जहाँ पर जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है, फिलहाल ये जो यूनिट मैंने ली है सीएचएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से ली है, और ऐसे ही क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का भी पेपर दे रखा है तो उसमें भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो 2 तरीके से मैं इसको अपलोड करूँगा और भी क्वेश्चंस मैं देता रहूँगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी और बीएड एंट्रेंस के हिसाब से भी, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो चैप्टर वाइज है उसकी प्लेलिस्ट में भी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके से वीडियोस हो जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।